हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही थी कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ठीक है, हाँ जी, सेमेस्टर 1 के लिए सीरीज बन रही है। चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो, चाहे आप ऑनर्स में हो, आपके लिए सीरीज पूरी तरीके से वैलिड रहेगी। ठीक है, हाँ जी। तो आज चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इन्वेंटरी। इससे पहले हम 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो आराम से। ठीक है भाई, हाँ जी। तो ठीक है भाई, ये वाला चैप्टर जो है थोड़ा इन्वेंटरी मैनेजमेंट का है, तो इन्वेंटरी के बारे में हमें सीखना पड़ेगा। पहले तो हम सीखेंगे इन्वेंटरी होती क्या है आज के टॉपिक में। ठीक है, और फिर कल से चालू करेंगे इन्वेंटरी के मैनेजमेंट कितने तरह के होते हैं और किस तरीके से मैनेज किया जाता है इन्वेंटरी को। मतलब कि 3 वीडियो के अंदर आपका ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो बहुत ज्यादा छोटी होने वाली है, लेकिन कल वाली वीडियो और उसके बाद वाली वीडियो, मतलब कि 2 वीडियो जो आएंगी इस चैप्टर की, वो थोड़ी बड़ी होंगी क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। तो भाई शुरू करते हैं फिलहाल आज की वीडियो। अच्छा, शुरू करने से पहले अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। ये जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएगा। कोशिश करना सर कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप करो, हम पूरी तरीके से रिप्लाई करेंगे आपको। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि कॉल करने में कभी आप बिजी मिलोगे, कभी हम बिजी मिलेंगे, तो बात हो नहीं पाएगी ठीक से। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप करो, हम पूरी तरीके से रिप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ जी। और जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप पेमेंट करके परचेज कर सकते हो, जो भी नोट्स होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। बात आती है सर इस टॉपिक के अंदर, इन्वेंटरी के अंदर, बिजनेस इनकम। तो समझिए, हमको प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करना है किसी भी बिजनेस के अंदर। और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? बिजनेस इनकम के हिसाब से। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। सुनिए, तो बिजनेस की इनकम क्या होती है? आउटकम जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी बिजनेस एक्टिविटी की जाती है, जितने भी बिजनेस के ऑपरेशंस किए जाते हैं, यानी कि माल खरीदना और बेचना, इन सब एक्टिविटीज से जितना भी आउटकम जनरेट होता है, जितना भी प्रॉफिट जनरेट होता है, उसी को बोलते हैं बिजनेस इनकम। समझ में आया? जैसे मैं माल खरीद रहा हूं, उस माल को बना रहा हूं, मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, उस माल को बेच के आ रहा हूं, तो ये सारी होती है बिजनेस के ऑपरेशंस, बिजनेस के काम। और बिजनेस के काम करने से जितना भी हमें प्रॉफिट मिलता है, जितना भी माल बेचने से जितना भी हमें पैसा मिलता है, वो सारी की सारी मेरे लिए क्या कहलाती है? बिजनेस इनकम कहलाती है। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक, चलिए। और अलग अलग बिजनेस, अच्छा यही पे बात आती है भैया, बिजनेस के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है एक बिजनेस जहां पे हम क्या करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं भाई? ऑर्गेनाइजेशन होते हैं 4 तरह के। पहला, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, पूरी बुक थी आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर, ठीक है, हाँ जी। तो उसके अंदर क्या था कि एक इंसान कैसे बिजनेस को चलाता है, कैसे बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को करता है, किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करता है, वो सारा काम कौन कर रहा था? केवल एक इंसान कर रहा था। उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ में आया? हाँ जी। अगर कोई बिजनेस है जो कि क्या होता है, अकेला इंसान चला रहा है, तो फिर उसे क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक भाई, जैसे मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है, ये अकेला चला रहा हूं, तो इसके बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। आसान। दूसरा ही सेम ऐसे बिजनेस आता है। इसके बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर किसी बिजनेस को चला रहे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। सिंपल है, हाँ जी। आगे चलें भाई, शोर आ रहा हो बाहर से तो उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, नॉइस कैंसिलेशन लगा देंगे, मगर इतना शोर शायद दब नहीं पाएगा ना उससे। तो पार्टनरशिप क्या होती है? जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिले होते हैं इसके अंदर, इसमें एक ही इंसान होता है जो कैपिटल भी खुद ही लगाता है और प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो खुद ही झेलता है। आसान। लेकिन यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा बंदे होते हैं जिनके अंदर दोनों ने मिलकर क्या लगाई होती है? कैपिटल लगाई होती है, और जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनके बीच में। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। सिंपल। चलिए करते हैं। अगला वर्ड आता है LPP, सॉरी उल्टा बोल दिया, LLP। LLP मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है, ये कंपनी और पार्टनरशिप दोनों का मिक्सअप है। यानी कि यहाँ पे पार्टनरशिप की तरह काम किया जाएगा, लेकिन इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो इस तरीके से पार्टनरशिप की तरह काम करेंगे ये लोग, लेकिन बिजनेस जो चलेगा वो लायबिलिटी जो होगी उनकी, वो क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। सिंपल है, जितने भी बिजनेस के मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी? हमेशा लिमिटेड रहेगी। यानी अगर बिजनेस में अगर लॉस होता है तो फिर उनको घर से नहीं देना पड़ेगा। बिजनेस की जो एसेट्स होंगी उनको क्या बोलते हैं? बेच के दिया जाएगा, उनसे रियलाइज करके दिया जाएगा। उसके बाद आता है कॉर्पोरेशन, या फिर आप कह सकते हो कंपनी। कंपनी क्या होता है? एक बड़ी फर्म या फिर कंपनी होती है जहां पे क्या बोलते हैं? मेंबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी को चलाने वाले। ठीक है भाई, हाँ जी। यहाँ पे कोई एक इंसान बिजनेस को चला नहीं रहा होता, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी चला रहे होते हैं। हाँ, इसके अंदर 1 पर्सन कंपनी भी आता है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट नहीं पढ़ना। आपको बस इतना याद रखना है, बिजनेस अलग अलग 4 तरह के होते हैं। ठीक है, इन चारों बिजनेस में अलग तरीके से इनकम कमाई जाती है। बिजनेस के ऑपरेशंस अलग अलग होते हैं, और इन अलग अलग ऑपरेशन से जितनी भी इनकम जनरेट होती है वो सारी की सारी हमारे लिए क्या हो जाती है? बिजनेस इनकम बन जाती है। आसान से। चलिए
इस टॉपिक के बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो होता है ये हमें बताता है क्या प्रॉपर्टी के बारे में, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कि उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगना है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या होने वाली है, किस तरीके से हम उसकी वैल्यूएशन रखेंगे। समझ में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बताता है प्रॉपर्टी के, प्लांट के, मशीनरी के बारे में कि उसकी वैल्यूएशन कैसे रखी जाती है। समझ में? ये चीज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें इन्वेंट्री की मैनेजमेंट करनी है ना। इन्वेंट्री की मैनेजमेंट मतलब जो भी हमारे पास स्टॉक है उसका मैनेजमेंट करना है, और स्टॉक का अगर मैनेजमेंट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना भाई कॉस्ट क्या होगी, है ना। यानी सामान कितने में खरीद रहे हैं, कितने में सामान बेच रहे हैं, वो सब वैल्यूएशन करनी है, यानी हमारे कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट निकालना है बेसिकली इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। या फिर आपका जो स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन करनी है कि आप लास्ट में स्टॉक कितना बच गया, ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ये सब चीजें काम करनी है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसकी वैल्यूएशन कैसे करी जाती है। तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बियरर प्लांट। बियरर प्लांट क्या है? इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए और क्या बोलते हैं उनको सप्लाई करने के लिए जो भी प्लांट यूज किया जाता है, जो भी एक टूल यूज किया जाता है, मशीनरी यूज करी जाती है, उसको बोलते हैं बियरर प्लांट। एक तरीके से एक मशीनरी है जो रॉ मटेरियल से क्या बनाती है, फिनिश गुड्स बनाती है। आसान है? उस मशीनरी को क्या बोलते हैं? बियरर प्लांट। आगे चलते हैं। कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या होता है? जैसे कोई मशीनरी मैंने 10 लाख की खरीदी, उस पर धीरे धीरे यूज करते करते 2 लाख का टूट फूट हो गया और 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 3 लाख का नुकसान हो गया उस मशीनरी पे ऑलरेडी। यानी अब मशीनरी की वैल्यू क्या उतनी रहेगी या फिर उससे कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। मशीनरी वैल्यू कितनी रहेगी? 7 लाख रुपए। तो डेप्रिसिएशन और बाकी सब लॉसेस होने के बाद जो मशीनरी की वैल्यू बच जाती है उसको बोलते हैं हम कैरिंग अमाउंट। आसान है? हाँ जी। तो कैरिंग अमाउंट क्या है? अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड लॉसेस। आगे चलते हैं। कोस्ट। कोस्ट क्या होता है? इन कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड, यानी कि किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज खरीदने के लिए हमने जो भी कैश में दिया है या फिर कैश के इक्विवेलेंट में दिया है, यानी हम शेयर दे रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं या फिर कोई एसेट दे रहे हैं, कोई भी एसेट दे रहे हैं, स्टॉक दे रहे हैं, तो कैश या कैश के इक्विवेलेंट में अगर हमने कोई चीज पे करी है किसी चीज को खरीदने के लिए, वो हो जाता है कोस्ट हमारी उस चीज के लिए। ठीक है भाई। अगला आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी फिक्स एसेट को लगातार यूज करने के बाद या फिर टाइम की वजह से अगर किसी भी वैल्यू में कमी होती है, किसी भी वैल्यू उसकी कीमतों में गिरावट होती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। समझ में आया? ठीक है। जैसे रिडक्शन ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू रेगुलर यूज, लगातार यूज करने के बाद किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट होना फिक्स मतलब डेप्रिसिएशन कहलाता है। ये तो तुम्हें पता ही है 11वीं क्लास में। हाँ जी। आगे चलते हैं। अगला आता है इंपेयरमेंट लॉसेस। इंपेयरमेंट लॉसेस। लॉसेस मतलब वही है भाई। लॉसेस क्या होता है भाई? जब भी हमारी रेवेन्यू ज्यादा हो जाती है कि सॉरी रेवेन्यू कम होती है एक्सपेंसेस से। जैसे मैंने कमाई 10 रुपए और मैंने खर्चा कर दिया 15 रुपए का, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया कितने रुपए का? 5 रुपए का। कैसे निकाला आपने एक्सपेंस में से माइनस कर दिया रेवेन्यू को, तो एक्सपेंस में से रेवेन्यू घटाते हैं तो क्या जाता है हमारा? लॉसेस। और इसी तरह के लॉसेस को बोलते हैं इंपेयरमेंट लॉसेस। आसान था भाई। हाँ जी। ये हमने सीखे 2 टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10 के हिसाब से, प्रॉपर्टी, मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में सीखा, और हमने सीखा बिजनेस की इनकम्स क्या होती हैं। अब चालू करते हैं अपना मेन चैप्टर जिसका नाम आता है इन्वेंट्री, जो कि हम आज सीखने भी आए हैं। ठीक है। अब चालू करते हैं भाई अपना नया चैप्टर, मतलब नया टॉपिक जिसका नाम है इन्वेंट्री, और यहां से टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं धीरे धीरे, तो ध्यान से सुनते जाना। ठीक है। शुरू करते हैं। बात आती है इन्वेंट्री क्या होता है? इट मींस ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ गुड्स दैट ए बिजनेस हैज फॉर सेल एट द गिवन टाइम, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस के पास जितने भी गुड्स सेल करने के लिए हैं, बेचने के लिए तैयार हैं, उसको बोला जाता है हमारे लिए इन्वेंट्रीज। आसान है? इन्वेंट्रीज क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी माल बेचने के लिए रखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? इन्वेंट्रीज। आसान था भाई। यानी कि जितना भी हम माल बेचना चाहते हैं, जैसे गुड्स जो भी सोल्ड करने के लिए तैयार है, यानी जिसे हम फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं, है ना भाई, उसी को क्या बोलते हैं हम? सीधा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब होता है गुड्स। चालू करते हैं। तो गुड्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? गुड्स तो वो डिपेंड करता है बिजनेस पे। 2 तरह के बिजनेस होते हैं। पहला बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा बिजनेस होता है ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? ऐसे बिजनेस जो कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि वो लेके आते हैं आलू और उससे बना देते हैं चिप्स, तो इस तरह के बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, जो कुछ चीज लेके आते हैं, रॉ मटेरियल लेके आते हैं और उससे फिनिश गुड्स बना के बेचते हैं। जैसे मैं लेके आया कहीं से कॉटन और मैंने बना दिए उससे कपड़े, तो ये मेरा बन गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो मैं मैन्युफैक्चर करता हूं। मैं कहीं से प्लास्टिक लेके आता हूं और मैं पंखे बना देता हूं, कुर्सियां बना देता हूं, तो ये क्या होता है मेरे लिए? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैं कहीं से पार्ट्स लेके आता हूं और उसको असेंबल करके मैं फोन बना देता हूं, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आसान है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करता है उसको और क्या बोलते हैं उसको बेचता है। चलिए
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दूसरा होता है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कुछ मैन्युफैक्चर होता नहीं है। ट्रेडिंग बिजनेस में बस वहां से खरीदते हैं उधर बेच देते हैं। जैसे मैंने देखा चाइना के अंदर फोन जो होते हैं वो सस्ते मिलते हैं, तो मैंने चाइना से फोन खरीद लिए बहुत सारे बल्क में और उसको महंगे दाम पे बेच दिया इंडिया के अंदर। समझ में आया? तो मेरा बिजनेस क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? क्या मैंने कुछ मैन्युफैक्चर किया? नहीं, मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, बस मैंने वहां से खरीदा सस्ते दाम पे, वहां पे बेच दिया महंगे दाम पे। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत नहीं, एक जगह से बना हुआ माल खरीदना और दूसरी जगह पे बेच देना, सिंपल था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे को डील दिखी अमेज़न पे कि कोई सामान बहुत सस्ता मिल रहा है, तो मैंने बहुत सस्ता सामान खरीदा और अपनी दुकान पे सजा दिया उस सामान को, और दुकान पे से मैं उसे बेच रहा हूं। क्या मैंने उसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग करी? मैंने कुछ नहीं किया, बस वो सस्ता सामान खरीद के मैं महंगे में बेच रहा हूं। आसान है? इस तरह के बिजनेस को बोला जाता है ट्रेडिंग बिजनेस। सुनिए, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जाहिर सी बात है आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और उसके बाद फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो, तो इस वजह से उसमें बहुत सारे तरह के गुड्स होंगे जिसका वैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आपने क्या किया? ऑलरेडी बना हुआ सामान खरीदा और बना हुआ ही सामान बेच रहे हो, उसके अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहे, तो उसको एक ही बिजनेस, उसे एक ही गुड्स बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। हमने खरीदा भी कौन सा था? फिनिश गुड्स, जो पहले से रेडी था। हमने बेचा भी कौन सा? फिनिश गुड्स, जो पहले से रेडी था, बस हमने खरीदा वहां से और वहां पे बेच दिया। इसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के अंदर तीन तरह के गुड्स होते हैं। पहला होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब स्टार्टिंग में बिजनेस चालू करने के टाइम पे, बस बिजनेस चालू करने के टाइम पे नहीं, मतलब स्टार्टिंग में जो आप सामान खरीद रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज्यादातर, जैसे मैंने चिप्स वाली फैक्ट्री बताई थी, तो चिप्स के लिए आलू खरीदनी पड़ेगी, केले खरीदने पड़ेंगे, बनाना चिप्स भी आती है ना। हाँ, तो आलू केले जो भी मैं खरीद रहा हूँ वो मेरे बन गया रॉ मटेरियल। आलू और केले क्या बन गए मेरे? रॉ मटेरियल। क्यों? मैंने आलू और केले खरीदे, ये रॉ मटेरियल है। उसके बाद मैंने इसको मैन्युफैक्चर किया, यानी कि इसके अंदर मसाले लगा, इनको तेल तला वाला ये सब चीज, तो इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ ये सामान, स्टॉक है वो अभी भी हमारे पास, लेकिन वो वर्क इन प्रोग्रेस है, आधा बना है आधा नहीं बना। उसके बाद मैंने उसकी पैकिंग करके तैयार कर दिया उसको, तो वो बन गया फिनिश गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास तीन तरह के गुड्स होते हैं। पहला होता है रॉ मटेरियल, यानी जहां पे आलू लाके स्टोर करी होती है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, उसके बाद आलू से हम बनाते हैं चिप्स, तो जहां पे मशीन लगा के चिप्स बनाई जा रही है उस जगह को क्या बोलते हैं, मतलब उस जगह पे वो जो आलू की चिप्स है उनका नाम क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। आसान? ठीक है। और जब ये जो है आलू की चिप्स उसको ले जाया जाता है, पैकिंग कर दी जाती है, तो उसके बाद बन जाती है वो फिनिश गुड्स। आसान है? तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास तीन तरह के गुड्स होते हैं, ट्रेडिंग यूनिट के पास एक ही गुड्स होते हैं। चलो करते हैं आगे। अगला आता है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हमें ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में सीख रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम कहां पे आएगा? क्यों जरूरत है भाई इस चीज की? ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना सीखना ही क्यों है? स्टॉक की वैल्यूएशन निकालना सीखना ही क्यों है? तो पहला काम डिटरमिनेशन ऑफ इनकम, क्योंकि अगर आप स्टॉक की वैल्यू नहीं निकालोगे तो इनकम भी पता नहीं चलेगी। समझ में आया? स्टॉक की वैल्यूएशन हेल्प करती है इनकम निकालने में। वो कह रहा है कैसे भैया? सुनिए, मैंने बताया प्रॉफिट कैसे निकलता है? अभी बताया था, एक्सपेंस में से माइनस करना पड़ता है रेवेन्यू, जितना आपने खर्चा किया उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या? अच्छा, प्रॉफिट तो उल्टा हो गया, वो तो लॉस था, सॉरी। प्रॉफिट कैसे निकलता है? जितनी भी रेवेन्यू है आपकी उसमें से माइनस करना है आपको एक्सपेंस, यानी जितना पैसा आपने कमाया, मान लो आपने 100 रुपए कमाए, उसमें से खर्चा माइनस करना पड़ेगा। मान लो आपने 50 रुपए खर्चा किया तो एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा रेवेन्यू में से। सिंपल इतना। अब ये जो एक्सपेंस है, आपने कितना खर्चा किया, ये कैसे पता चलेगा? आप कितना खर्चा कर रहे हो कैसे निकालोगे आप? खर्चा कैसे पता चलेगा? जितने का भी आपका गुड्स होगा उसका प्राइस ऐड करना पड़ेगा ना, वो बताएगा आपको खर्चा, यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एक्सपेंस कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? वो ये रहा फॉर्मूला, समझ में? और ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर, आपको याद भी करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। और ये फॉर्मूला एक बार और यूज करूंगा मैं, क्या बोलते हैं, आज तो नहीं, शायद कल यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए, क्योंकि आगे आएगा एक वो आएगा परपेचुअल मेथड और पीरियोडिक मेथड आएगा, जिसमें अंदर हम वैल्यूएशन निकालना सीखेंगे स्टॉक्स की। और जो वो होगा पीरियोडिक मेथड, उसमें अंदर आएगा लीफो फीफो मेथड, ये सब आएंगे। और परपेचुअल मेथड में आएगा आपका क्या बोलते हैं, ये वाला फॉर्मूला, जिससे हम क्या बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल देंगे। पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि क्या बोलते हैं पीरियोडिकली करवाऊं, ठीक है, और फिर उसके बाद करेंगे परपेचुअल मेथड जो भी होगा, ठीक है। मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, जिसको हम परसों वाली जो वीडियो होगी उसमें करेंगे, मतलब थर्ड पार्ट के अंदर करेंगे, जो फाइनल पार्ट होगा उसके अंदर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो भाई ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। हाँ जी, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कई बार मैं बोल देता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, तो इस फॉर्मूले से भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा वो? सेल्स माइनस में प्रॉफिट, समझा है? ठीक है, यानी कि अगर आप देखो भाई सेल्स को ले आओ और प्रॉफिट को ले जाओ, तो वही बन जाएगा सेल्स माइनस में प्रॉफिट। क्या बोल रहा हूं मैं, ये सेल्स प्लस का जाके माइनस हो जाएगा और साइन चेंज कर देना, बन गया सेल्स माइनस में प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। और इसको सिखाएं कैसे?
शुरू करते हैं, एक बार सीख लेते हैं भाई, मिटा दो ना एक बार, जिसको नोट करना है नोट कर लो, फिर इस बार मैं साइड में मिटा देता हूँ, मैं बता देता हूँ फॉर्मूला बना कैसे ये वाला, ठीक है भाई। चलिए मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा तुमने, इस तरह का मिटा देते हैं। ये फॉर्मूला बना कैसे, अच्छा ऊपर वाला फॉर्मूला तो पता है ना मैं, प्रॉफिट का सेल्स माइनस में कॉस्ट होता है, तो ये जो COGS है ना, COGS मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। हाँ जी, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, यानी जितने का माल आपने बेच दिया तो उसकी कॉस्ट और क्या बोलते हैं उसमें सेल में से माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं, आपने बचपन में सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। चलिए यहाँ पे आता है नेट सेल्स, जितना भी आपने सेल्स किया, यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आता है परचेज, सिंपल था। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं छोटा सा क्वेश्चन, इधर बताया ना, यहाँ पे परचेज आता है वहां पे सेल्स आता है। सुनिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपने सेल जो है किया है 100 रुपए का, मतलब 100 रुपए का माल बेचा, आपने सामान खरीदा था 40 रुपए का, 40 रुपए का सामान खरीद के आपने कितने में बेच दिया, उसे 100 रुपए में बेच दिया, समझ में। यानी कि आपने जो 40 रुपए का सामान खरीद के 100 रुपए में बेच दिया, मैं कह रहा हूं आप बताइए प्रॉफिट कितना हो गया। आपने बोला भैया प्रॉफिट हो गया 60 रुपए का, कितने का, 60 रुपए का। तो वैसे ही भाई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 40 आ गया, सेल्स में 100, और यहाँ पे हमने प्रॉफिट निकाल लिया, तो प्रॉफिट की वैल्यू आ गई ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए का, 60 रुपए का। समझ में, आपके हिसाब से जो प्रॉफिट, ये परचेज था, ये प्रॉफिट आपका आपके हिसाब से आ गया कितना, 60 रुपए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सर ये ना प्रॉफिट गलत है, एक्चुअल में हमको तो प्रॉफिट खाली 20 रुपए हुआ है, कितना हुआ है, 20 रुपए, हमको खाली प्रॉफिट कितना हुआ है, 20 रुपए। वो कह रहा है कैसे भैया 20 रुपए कैसे प्रॉफिट किया है, मैंने मतलब मैंने खाली 40 रुपए का सामान खरीदा था इस बार, और जो मैंने सामान खरीदा था खाली उसको नहीं बेचा मैंने, जो मैंने सामान खरीदा 40 रुपए में, केवल उसको 100 रुपए में नहीं बेचा मैंने, मेरे पास सामान स्टार्टिंग में पहले भी कुछ पड़ा हुआ था, उसको भी बेच के, मतलब परचेज जो सामान किया वो भी, और एक स्टार्टिंग में कुछ ओपनिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा था, मैंने उसको भी बेचा है, तब जाके 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो कह रहा है अच्छा, तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट आपका 20 रुपए फिलहाल आपके हिसाब से, है ना। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारे हिसाब से कितना है, 20 रुपए। कह रहा है 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपए का माल बेचा ना आपने, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी आपका सामान कितने का होना चाहिए, वो 80 रुपए का सामान होना चाहिए। अरे 100 रुपए का सामान मैं बेच रहा हूँ, 20 रुपए प्रॉफिट है, मतलब मेरी कॉस्ट कितनी होगी, 80 रुपए। देख लो ना ये बड़ा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस में कॉस्ट होती है, तो प्रॉफिट मेरा 20 रुपए का मैं कह रहा हूँ, सेल कितनी है 100 रुपए, तो कॉस्ट कितनी होगी, तो यहाँ से कॉस्ट निकल जाएगी, ये इधर माइनस का उधर जाएगी प्लस, और ये इधर माइनस, यानी कॉस्ट इज इक्वल टू 100 माइनस में 80, ये कितने आ गई, सॉरी 100 माइनस में 20, और ये आ गया 80, तो कॉस्ट कितनी हुई 80, यानी मैंने सामान जो था मेरा वो कितने का था, 80 का, और वो कैसे निकला, परचेज और ओपनिंग स्टॉक को जोड़ के, तो परचेज जब 40 है तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया, ओपनिंग स्टॉक भी 40 हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। यही आपने ओपनिंग स्टॉक कैसे निकाला, हमने मतलब सॉरी आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला, कितने का माल बेचा कैसे पता चला आपको, हमको पता चला भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कि हमने ओपनिंग स्टॉक और परचेज को जोड़ दिया, आपको ऐसे ही पता चला ओपनिंग स्टॉक। चलिए लेकिन मैं कह रहा हूं ओपनिंग स्टॉक जो था ना भाई वो 20 रुपए था, ओपनिंग स्टॉक कितना था 20 रुपए, तो भैया अगर ओपनिंग स्टॉक 20 रुपए का था, सुनिए 40 रुपए का आपने सामान खरीदा था, 20 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, 80 रुपए होना चाहिए ना कॉस्ट, तो 20 रुपए क्या थे, तो 20 रुपए होंगे आपके एक्सपेंसेस जो आपने यहाँ पे ऐड नहीं करे, तो वो एक्चुअली मतलब कि डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना 20 रुपए, समझ में आया, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे जो था, मान लेते हैं स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक था 30 रुपए का, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया कितने रुपए का, 10 रुपए का, कि हमने 10 रुपए का माल बेचा ही नहीं, तब इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट पूरा फुलफिल होता है। मतलब अगर बेसिकली बात किया जाए ट्रेडिंग अकाउंट में बस ये कुछ थोड़ी सी एलिमेंट होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट और ये क्लोजिंग स्टॉक। तो बस आपको करना क्या है, ये तीनों को चीजों को जोड़ना है, उसमें से माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का आपका माल था जो आपने बेचा, समझ में। जैसे कि हमारे पास माल था पहले 30 रुपए का, ओपनिंग स्टॉक कितना है 30 रुपए, ये रहा ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद हमने परचेज कर लिया सामान, तो परचेज कर लिया तो 40 रुपए का स्टॉक और खरीद लिया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 70 रुपए। 70 रुपए होने के बाद मैंने उस पर थोड़ा सा एक्सपेंसेस भी किया, खर्चा भी किया, कितने रुपए का खर्चा किया मैंने 20 रुपए का खर्चा किया, यानी कि मेरा टोटल जो सामान पड़ गया वो कितने का पड़ गया 30, 40, 70, 80, 90, मेरा 90 रुपए का सामान पड़ गया। अब 90 रुपए के सामान में से ये मेरा सामान का कॉस्ट है, ठीक है, इसमें से 10 रुपए का तो मैंने सामान बेचा ही नहीं, वो तो बच ही गया, क्लोजिंग स्टॉक है ना वो, बाकी सामान मैंने बेच दिया, लेकिन 10 रुपए का सामान मैंने बेचा ही नहीं, तो 10 रुपए का सामान बेचा ही नहीं हमने, यानी कि वो बच ही गया, यानी मैंने ये बेचा कितने का हुआ 80 रुपए का, इसी को बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
समझ में? और हमने निकाला कैसे, ओपनिंग प्लस में परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। देखो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। आसान था? ठीक। सुनिए, अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ा दूंगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ाने से और ओपनिंग स्टॉक को घटाने से ये जो प्रॉफिट होता है हमारा, अगर ये बढ़ा दूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर मैं ओपनिंग स्टॉक को घटा दूंगा, तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा ये बढ़ जाएगा, नेट इनकम क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। और क्लोजिंग इन्वेंट्री को घटाने से और ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाने से नेट इनकम क्या हो जाएगी हमारी, घट जाएगी। सिंपल था भाई। ये कंसेप्ट जो है ये आगे यूज होगा। मैं परसों वाली जो वीडियो है, मतलब थर्ड पार्ट जो है इसके अंदर, उसके अंदर पूरे तरीके से खोल के समझाएंगे अच्छे तरीके से आपको, क्योंकि अभी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं। ठीक है भाई, चालू करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा काम क्या होता है भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, ये हेल्प करता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताने में हेल्प करता है। क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चलती है बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है इन्वेंट्रीज को। और जब अगर हम इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन ही गलत करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ही गलत निकाल के रखेंगे, तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो गड़बड़ हो जाएगी। और जब बैलेंस शीट गड़बड़ हो गई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी, गड़बड़ हो जाएगी। अगली चीज, तीसरी चीज, लिक्विडिटी एनालिसिस। अगर आपने गलती से 12वीं क्लास पढ़ी है तो यहाँ पे आपने सीखा होगा लिक्विडिटी एनालिसिस। अब ये लिक्विडिटी एनालिसिस क्या है सुनिए। हाँ जी, आपने लिक्विडिटी एनालाइज करने में दिक्कत हो जाएगी, वरना अगर आपने ये टॉपिक नहीं सीखा तो। लिक्विडिटी एनालिसिस, जब हम लिक्विडिटी चेक करते हैं किसी भी कंपनी की, तो दो तरीके से चेक होती है, पहली करंट रेशियो से और दूसरा होता है क्विक रेशियो, जिसको हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, LIQUID रेशियो। आसान है? वहां पे आपने सीखा होगा करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। आसान है? करंट एसेट आपको पता है क्या होता है, करंट लायबिलिटी आपको पता है क्या होता है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा, करंट रेशियो। यहाँ पे लिक्विड लायबिलिटी आपको पता है, वो सॉरी करंट लायबिलिटी आपको पता है, बस ये क्विक एसेट अगर पता होता तो हम दोनों डिवाइड करके लिक्विड रेशियो निकाल लेते, लिक्विड रेशियो निकाल लेते, जो हमें पता चलता कि कितने तरीके से हमारे पास लिक्विड क्या होता है कंपनी में पैसा है। ठीक है, ये क्विक एसेट क्या होता है, क्विक एसेट मतलब होता है करंट एसेट में से माइनस कर दो क्या, इन्वेंट्रीज, और माइनस कर दो प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ में? और ये क्या काम आता है भाई, लिक्विड एनालिसिस। लिक्विड एनालिसिस का काम आता है कि क्या हमारे पास, ये बताता है कि क्या हमारे पास करंट एसेट है इतनी कि अगर करंट लायबिलिटी वाले बोले भैया हमको पैसा चाहिए, जैसे क्रेडिटर आ जाए, क्रेडिटर बोल दे मेरे को पैसा जरूरत है अभी के अभी, मेरे को अभी अभी पैसा चाहिए, तो क्या हमारे पास इतनी करंट एसेट है कि हमें तुरंत उसको करंट लायबिलिटी अपनी चुका पाएंगे, पे ऑफ कर पाएंगे या नहीं है। हमेशा कहा जाता है एक्चुअल में 2:1 का रेशियो होना चाहिए, यानी अगर आपने 1 रुपए का कर्जा ले रखा है करंट लायबिलिटी, तो 2 रुपए की आपके पास एसेट होनी चाहिए, क्योंकि एसेट की वैल्यू मान लो आप उस टाइम पे जब बेचने जाओ क्या पता उतनी मिले या फिर ना मिले वैल्यूएशन उसकी, तो अगर आप 2 रुपए की एसेट है आपकी, अगर बेचने भी है तो 1.5 रुपए उसकी वैल्यूएशन मिल जाएगी, तो आप करंट लायबिलिटी अपनी आराम से चुका सकते हो। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होता है वो हेल्प करता है लिक्विड एनालिसिस में, यानी कि लिक्विड एनालिसिस देखते हैं जब किसी कंपनी का कि उसके पास पैसा है प्रॉपर या फिर नहीं है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, तो उस टाइम पे हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट के अंदर आता है ये इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहां पे आता है? बैलेंस शीट के अंदर, करंट एसेट के अंदर, और मैंने बोला करंट एसेट के अंदर इंक्लूड करेंगे इसको, और करंट एसेट हेल्प करता है लिक्विडिटी निकालने के लिए। लास्ट टॉपिक, फिर उसके बाद खत्म। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको थोड़ा सा दिमाग में बिठाना पड़ेगा, वैसे तो आता नहीं है, अगर 1 नंबर में आ गया तो फिर जिम्मेदारी आपकी, मेरी नहीं है। ठीक है, हाँ जी सुनिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बेसिक नियम क्या कहता है? बेसिक नियम कहता है इन्वेंट्री की वैल्यू जब आप कॉस्ट निकालते हो या फिर क्लोजिंग स्टॉक निकालते हो, उसकी वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए, कितनी वैल्यू आप रखोगे, तो समझो ध्यान से। कनेक्ट कर पा रहे हो ना मेरे से? कनेक्ट हो रहे हैं ना? ठीक, समझ रहे हैं ना? ठीक। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है? ये कहता है इन्वेंट्री की वैल्यू कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जैसे आपने सामान खरीदा था, मान लेते हैं, मान लो आपने कोई बैग बनाया जो कि खर्चा पड़ा था एक बैग को बनाने का 100 रुपए का, आपके हिसाब से कॉस्ट पड़ा कितने का, 100 रुपए का, और आप उसको बेचना चाहते हो 200 रुपए में। आपने खर्चा कितना लगा था? 100 रुपए, आपके हिसाब से कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए, और आप उसको कितने में बेचना चाहते हो? 200 रुपए में। लेकिन मार्केट में रियलाइज करने, हमने मार्केट में जाके देखा, हमने तो 100 रुपए में बैग बनाया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 80-80 रुपए में बैग बना के रख दिया। वो एक बैग कितने बनाया? 80 रुपए में, और वो बेच रहे हैं 200 रुपए में। यानी हमारे हिसाब से हमारी जो कॉस्ट थी वो,
या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि मार्केट में जो कॉस्ट चल रही है वो, उन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी, जैसे हमारी कॉस्ट 100 रुपए, मार्केट में वैल्यू 80 रुपए चल रही है जितने में वो बना रहे हैं बैग, उन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी, जैसे 80 रुपए मार्केट वैल्यू कम है ना, तो एक्चुअल में अपनी बुक्स के अंदर हम अब से इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज करके, यानी 100 रुपए की कॉस्ट की जगह हम करके 80 रुपए लिखेंगे, यानी कि कॉस्ट कितनी है वो डिपेंड करेगा जो भी इन दोनों में से कम होगी, मार्केट वैल्यू या फिर अपनी कॉस्ट। हमने बैग 100 रुपए में बनाया लेकिन मार्केट में वो बैग 80 रुपए बन जा रहा है, तो हमको अकाउंटिंग के अंदर लिखना पड़ेगा हमारा बैग जो है वो 80 रुपए में बना है, हमारी कॉस्ट कितनी है 80 रुपए। सुना है? तो क्या बोलते हैं, जब भी आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हो, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालते हो, तो मार्केट वैल्यू मतलब रियलाइजेबल वैल्यू जो भी होती है और दूसरी कॉस्ट, यानी उन दोनों में से जो भी चीज कम होती है उस पर लिखा जाता है। यानी ये मान लो आपका मान लो कॉस्ट थी 100 रुपए और आपको मार्केट में बिका, आपने बेचा 120 रुपए में, या फिर आपको पता चला 120 रुपए में बैग बन रहा है, तो उस टाइम पे कौन सी कम है 100 रुपए, तो आपको 100 रुपए लिखना पड़ेगा कि बैग की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मतलब मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू दोनों में से कम होगी उसी को माना जाएगा इन्वेंट्री की वैल्यू। समझ में आ गया भाई? चलिए ये कंसेप्ट है, बस छोटा सा रूल है जो आपको याद करना पड़ेगा। इसके हिसाब से आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं भाई। थ्योरी वाला बहुत सारा टॉपिक हो गया, कल थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन है जो कि कल वाले टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम कल वाला करेंगे और कल वाले न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे कल वाले टॉपिक में। कल की वीडियो बड़ी बनने वाली है, ठीक है? तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो भी होगा आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, सेकंड में थोड़ा सा थ्योरी पे होगा। तो यहाँ पे खत्म करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और क्या बोलते हैं, अगर आपने पहले से कर रखा है तो सुना रहा हूँ भाई, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। और आपने पहले नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यहीं पे, आप भी यहीं पे, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। टाटा बाय बाय भाई। अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो नोट्स परचेज कर लेना, वो ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।